हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी सीरीज लेकर के आए हैं जो क्लास 12th की हिंदी में व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अक्सर बच्चे उसको गलती कर देते हैं। तो आप लोगों को हम बहुत ही कम से कम समय में उन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो व्याकरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सरल तरीके से जानेंगे। और पूरी तरह से जो है हमारा 24 को जो एग्जाम होने वाला है उसमें से सभी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। 100% आपका जो है व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पावकह का संधि विच्छेद होगा। हमें बताना है पावकह का संधि विच्छेद क्या होगा। हम इन क्वेश्चनों को के डिटेल में भी जानेंगे और ट्रिक भी जहाँ पे होंगी हम वहाँ पे ट्रिक भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। जैसे पावकह लिखा है प्यारे बच्चों, तो जहाँ भी पावकह जैसे इसको पढ़ेंगे तो पाव आओ आ रहा है ना, पाव। तो जहाँ पर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जहाँ आए 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 आओ 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 आओ, ये अगर चीजें आ रही हैं किसी भी शब्द में, आए आए आओ आओ, ये चार शब्द अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो वहां पे अगर कोई संधि पूछ ले कि कौन सी संधि होगी, तो वहां पे अयादि संधि होती है प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे पावकह, तो इसको अगर पढ़ें तो पाव आओ, क्या निकल के आ रहा है, आओ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि। ये तो हमारी ट्रिक हो गई। अब यहाँ पे इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, पाव आओ, क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पावकह, तो पाव 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 क्या आ जाएगा, पाव पाव धन आकह बराबर क्या हो जाएगा, पाव का। तुम्हारा ऑप्शन नंबर आ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजते का संधि विच्छेद होगा। प्रेजते प्यारे बच्चों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्राधन एजते। ये कैसे है प्यारे बच्चों, प्राधन एजते, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम संधि की बात करें तो पर रूप स्वर संधि होती है। ये कौन सी संधि है, पर रूप स्वर संधि। स्वर संधि का एक भेद होता है पर रूप। इसमें क्या होता है, पर माने के समान, पर माने समान, मतलब जैसे यहाँ पे प्रा लिखा हुआ है और एजते, तो इसके पूर्व वाले के जो इसके बाद है उसी के समान हो जाया करता है। जैसे यहाँ प्रा है, इसके आगे क्या लिखा, ए है, तो प्रा और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्रे हो जाएंगे, तो प्रेजते हो जाएगा। यही हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रेजते का प्राधान एजते। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेजते कौन सी संधि है, पर रूप संधि। पर रूप मतलब पर माने पर रूप, मतलब इसके रूप पर आधारित। पर माने होता है पूर्व, पूर्व जो भी है इसका पद जो पूर्व है उसी के अनुसार वो बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ग, पुस्तकालय हमें संधि है। पुस्तकालय हमें कौन सी संधि है ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चे ये तो सब लोग जानते होंगे, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय बराबर क्या हो जाता है, पुस्तकालय। अब इसमें क्या जानोगे, इसके लिए ट्रिक अभी नहीं बताए हैं। पर रूप स्वर संधि में प्यारे बच्चों ए ओ, अगर ये दो मिल रहे हैं, समझ जाना है शुरू वाला में ए और ओ की मात्रा लगी है, वहां पे क्या है, हमारा पर रूप स्वर संधि होती है। पुस्तकालय में जैसे यहाँ पे है बड़ा की मात्रा आई है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये अगर शब्द आ जाते हैं तो वहां पे कौन सी संधि होगी, हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पे एक लिखा पुस्तकालय में संधि कौन सी है, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी हमारी। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा स्वर संधि। अगर ऑप्शन में दीर्घ दिया होता तो हम दीर्घ में फिर जो है हम टिक करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। अब इसको अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है। ये प्यारे बच्चों संस्कृत के शब्द हैं, इनका जो है हमें धातु और प्रत्यय अलग करना है। प्यारे बच्चों हम एक चीज आप लोगों को बता दें, संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय होते हैं कृत, और एक होते तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है, जो धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम इनके अंत में जोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए कृतः लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें अलग करें तो धातु कौन सी है प्यारे बच्चों, कृ। कृ धातु कौन सी है, कृ धातु, ये कृ धातु है। और इसमें प्रत्यय कौन सा है, अत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, अत। इसको क्या पढ़ते हैं, अत पढ़ते हैं। कृ धातु अत प्रत्यय। गतः में गम धातु, गतः में गम धातु है, गम धातु और अत प्रत्यय, गम धातु अत प्रत्यय। फिर दत्वा, दत्वा में दा धातु, दा धातु
अत्वा प्रत्यय, अत्वा, द धातु अत्वा प्रत्यय। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे बोला गया तो धातु एवं प्रत्यय का योग, तो धातु और ये प्रत्यय, ये हमारी धातु है, ये क्या है प्रत्यय, इनका योग हम स्पष्ट कर दिए, ये अलग कर दिए। कृता है कृ धातु अत प्रत्यय, गता गम धातु अत प्रत्यय, दत्वा दा धातु अत्वा प्रत्यय। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। अब ये हमारे प्रत्यय हिंदी के हैं। प्रभुता, प्रभुता में अब हमारा कौन सा प्रत्यय है? प्रभु धातु, प्रभु हमारा शब्द हो गया, तब प्रत्यय हो जाएगा प्रभु। तो हमारे मात्र बताना है, एक शब्द का प्रत्यय बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ। इसमें भी ये जो क्वेश्चन हम अभी करवाए हैं, घनम निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। इनमें से किसी एक का हमें करना था, हम तीनों का आपको बता दिए हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये चीज समझ लेते हो तो तुम्हारा जो है हिंदी का जो व्याकरण पोर्शन आता है, व्याकरण पोर्शन एक भी गलत नहीं होगा। ये 100% कहते हैं और सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। अब इसमें भी किसी एक का बताएं, तो जैसे प्रभुता, प्रभु, और अलग कर लीजिए, सार्थक शब्दों में अलग कर लीजिए, अपने आप जो है प्रत्यय निकल आया करता है। प्रभुता में जैसे हम अलग करेंगे, प्रभु अलग, तो ता प्रत्यय हो जाएगा। रूपवती में रूप अलग कर लोगे तो हमारे यहाँ पे प्रत्यय का अति प्रत्यय हो जाएगा, रूपवती में अति प्रत्यय। गुणवान में गुण अलग, वान प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये खानम, निम्नलिखित में से किसी एक विग्रह करके समास का नाम देना। अब यहाँ पे 3 हमें दिए गए हैं, 3 में से किसी एक का करना है प्यारे बच्चों, हम तीनों का बताएंगे। दशानना लिखा हुआ है, दशानना, तो अब यहाँ पे दशानना का अगर हम क्या रहा है, समास विग्रह करना, तो 10 आननान यस्सा, इसका क्या होगा? 10 आननानि, आननानि, 10 आननानि यस्सा, यस्य सा, 10 आननानि यस्य सा। इसका मतलब क्या होता है? 10 हैं आनन जिसके, 10 आननानि, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात में कौन आता है? रावण। तो प्यारे बच्चों, जहां पे किसी अन्य के, इसका एक सूत्र ही होता है, अनेक मन्य पदार्थे, अनेक मन्य पदार्थे। जहाँ पे अनेक मन्य पदार्थ मतलब किसी अन्य के बारे में कोई अन्य पदार्थ निकल के आए या अन्य कोई चीज आ जाए, वहां पे क्या होता है? हमारा बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। हमें समास विज्ञान कर समास का नाम भी बताना है, तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हमारा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। फिर कृष्ण सर्पा। अब प्यारे बच्चों, कृष्ण सर्पा हमें कौन सा समास होगा? इसमें कर्मधारय समास। क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए, कभी नहीं भूलेगा आप लोगों को। पूर्व शब्द और इसके बाद, मतलब कि ये पूर्व होता है, ये पूर्व माने पहला, और ये क्या होता है? बाद वाला शब्द। अगर पूर्व पद प्यारे बच्चों क्या हो? हमारा विशेषण है। पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो। और उसके बाद वाला पद क्या हो? हमारा संज्ञा या सर्वनाम हो। उसके बाद वाला संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे बोल विशेष हो। विशेष क्या होते हैं? जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं? हमारे विशेष होते हैं। तो कह सकते हैं कि पूर्व पद क्या हो? हमारा विशेषण हो, और बाद वाला पद क्या हो? हमारा विशेष हो। ये विशेषण मतलब कृष्ण है, कृष्ण माने क्या होता है? काला होता है। तो जहाँ पे काला, गोरा, अच्छा, भला, बुरा, ये सब होते हैं, क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो पूर्व पद अगर विशेषण और बाद वाला पद हमारा विशेष है, वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कोई डाउट? तो यहाँ पे कृष्ण सर्पा लिखा होता है, कृष्णाय सर्पा। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसका जो है समास विग्रह कृष्णः सर्पः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः। कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधार। प्रत्येकम। फिर अगला है प्यारे बच्चों प्रत्येकम। अब ये क्या, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ये बहुत इजी होता है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसको हम बताए दे रहे हैं, कभी गलती नहीं होगी। प्रत्येकम अव्ययी भाव समास कैसे पहचानना? जहां भी क्या हो प्यारे बच्चों? उपसर्ग लगा हुआ हो। जैसे यहाँ पे इस शब्द को पढ़ो, प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। तो ये हमारा कौन सा उपसर्ग हो, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसका समास विग्रह प्रति।
तो प्रत्येकम का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एकम एकम प्रति। ये हमारा संधि इसका जो है समास विग्रह हो जाएगा। और समास का नाम क्या हो जाएगा, समास यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। अब हमें ये बताना है, जैसे इसमें ये बताना है जो हमारे किसी एक पद में, किसी एक का हमें बताना है। पुत्रेण सह जैसे लिखा हुआ प्यारे बच्चों, तो पुत्रेण सह, सह साकम, अगर ये ऐसे हमारे शब्द आते हैं, सह साकम समम, ये शब्द अगर आते हैं वहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। ये आप लोगों को याद रखना, ये लिख देना है कि सह साकम में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। पुत्रेण यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों को रूप याद है तो समझ जाएंगे कि पुत्रेण हमारा कौन से, जैसे रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण, तो आप किस में आता है, पुत्रेण, तो हमारा तृतीय विभक्ति में आता है, तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अब फिर सेकंड है ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, अभितः परितः समया निक्सा। ये शब्द अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें, अभितः परितः समया निक्सा, तो वहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो ग्रामम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, ये आप लोगों को बता देना। कृष्णाय नमः, अब यहाँ पे लिखा हुआ प्यारे बच्चों कृष्णाय नमः, तो नमः स्वस्ति स्वधा शुलम, ये शब्द अगर आप लोग अच्छे से याद रखें, नमः स्वस्ति स्वधा शुलम, ये शब्द अगर आते हैं नमः स्वस्ति स्वधा शुलम यहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है, ये जो कृष्णाय लिखा हुआ है चतुर्थी विभक्ति। तो कृष्णाय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका एक एक उदाहरण देना है। तो इनकी जो है परिभाषा बहुत ईजी होती है प्यारे बच्चों, हम एक जो है शार्ट आपको बताते हैं, कभी भी गलत नहीं होगी। जैसे सभी के आप लोगों को मात्र क्या याद होना चाहिए, स्थायी भाव। जैसे हमें श्रृंगार रस की लिखना है परिभाषा, तो श्रृंगार का क्या होता है, रति, जहाँ रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये क्या होते हैं, रस के अंग होते हैं। जहाँ रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों, श्रृंगार, कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। तो हमने अब जैसे इसका एग्जाम्पल देना है, तो श्रृंगार रति नामक इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। हम करुण रस को यहाँ पे लिखे हुए हैं, समझा, किसी एक का देना है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, तो वही देखो, जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चार शब्द याद रखना है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त हो, वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अंगार। प्यारे बच्चों, करुण में क्या होता है, जैसे हम कोई मनचाही वस्तु हो, अगर वो चीज़ हमारी गुम हो जाती है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था, जैसे मान लो किसी की शादी होती है, शादी होते ही क्या हो जाए, अगर उनमें से किसी नायक नायिका का, किसी का भी अगर वहाँ पे देहांत हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा प्यारे बच्चों, करुण रस। वहीं का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे हुए, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, मतलब कोई किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं हुई, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार। और मतलब यहाँ उसके बाद ही क्या हो गया, संसार जो है रुक गया, मतलब आगे जो है जो हो उन दोनों का साथ होना चाहिए वो चीज़ न रह गया। तो वहीं से बोल रहे हैं कि यही चीज़ बोल रहे हैं कि यहीं संसार रुक गया, बना सिंदूर अंगार। और जो सिंदूर है वो हमारा एक तरीके से क्या बन गया है, हमारा अंगार बन गया है। या फिर इसको नहीं लिखना है तो आप जो है एक शार्ट और एक छोटा सा हम बताए दे रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक करुण रस ही है। सीता जी राम जी से जब बिछुड़ गई, मतलब जब लंका का रावण
उनका जो हरण कर ले गया, तो वहाँ भी क्या है, करुण रस ही है, तो इसको लिख सकते हैं हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अगला क्वेश्चन है श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो श्लेष प्यारे बच्चों आप सब लोग जानते होंगे, इसलिए हम श्लेष को यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अगर नहीं जानते हैं, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द से एक शब्द आए लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से लिया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे हम कह दें रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ मोती के लिए पानी का महत्व तो अलग है, चूने के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है। या फिर चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूँ ओर, सुबिरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। फिर दृष्टांत अलंकार की परिभाषा क्या है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखे हैं काव्य में जहाँ एक ही भाव या बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। बस आप लोगों को इतना याद रखना है। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यहाँ पे बढ़िया साफ साफ बताया गया है कि दृष्टांत अलंकार में अगर बिगड़ी बात बने नहीं, अगर कोई चीज़ एक बार बिगड़ जाती है प्यारे बच्चों, तो वो क्या है, लाख करो किनको, फिर वो बनती नहीं है सही से, बन भी जाएगी तो उसमें कुछ न कुछ दरार पड़ी ही रहेगी। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन, जिस प्रकार से अगर एक बार दूध फट जाता है तो उससे मक्खन नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा सहित लिखना है हमें। इस चौपाई छंद अथवा दोहा किसी का भी हम लिख सकते हैं, तो चौपाई का हम यहाँ पे लिखे हैं। चौपाई क्या होता है प्यारे बच्चों, एक सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। अब ये बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता सममात्रिक है, सम माने क्या होता है, समान, मात्रिक माने मात्राएं, मतलब मात्राएं क्या रहेंगी, सभी जगह समान रहेंगी, हर एक चरण में मात्राएं क्या रहेंगी, समान रहेंगी। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल ही हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हमारे जो है एक चौपाई। गिनना हो तो आप गिन सकते हैं, जहाँ पे छोटा आ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा वो चीज़ होती है, तो वहाँ पे एक मात्रा गिनी जाती है, मतलब लघु या गुरु, है ना, लघु और गुरु। तो ये लघु 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 2 14 1 15 1 16। जहाँ पे बड़ा बड़ी बड़ा हुआ है तो वहाँ पे गुरु की मात्रा, गुरु का मतलब 2 मात्रा गिनी जाती है, जैसे बनाना होता है। इस तरह यहाँ भी गिन सकते हैं 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11 12 2 14 1 15 1 16। ठीक, यहाँ भी आप गिन सकते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मात्राएं निकालना होता है। ठीक, अब जैसे दोहा छंद लिखना है तो दोहा छंद का बड़ी परिभाषा लिख दीजिए। यह क्या होता है, ये भी क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब क्या हो जाता है, आधे में समान रहती मात्राएं, आधे में समान, मतलब कि आधा आधा बटा रहता है। जैसे विषम पदों में और सम पदों में, है ना, मात्राएं कितनी कितनी होती हैं, ये चीज़ जैसे तुम लिखोगे तो विषम में बराबर होती हैं और सम में बराबर होती हैं, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। तो ये सभी जो है आप लोगों का ग्रामर पोर्शन रहा, हिंदी का व्याकरण पोर्शन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी हम यहाँ पे कवर करवाए हैं। आप लोग इसको जो है अच्छी तरीके से देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, आप लोगों का ग्रामर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक्स।